अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल लिखिए। कॉस्ट ऑफ प्लांट 100,000, 1,00,000। प्रोजेक्ट लाइफ 4 years। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। अब जो कैश फ्लोज बताऊंगा ना वो 1, 2, 3, 4 ईयरली कॉलम्स में लिखिएगा। 1, 2, 3, 4 कॉलम बना के आगे फिर कैश फ्लोज बताता हूं। सेल्स लिखें। $120,000 जी, ईयर वन में। 150,000 सेल्स बता रहा हूं ये। 180,000 और 200,000। मैंने सेल्स बताई हैं 1,20,000, 1,50,000, 1,80,000 और 2,00,000। वेरिएबल कॉस्ट ईयर 1 में 60,000, ईयर 2 में 70,000, ईयर 3 में 80,000 और ईयर 4 में 90,000। उसके बाद लिखिए एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 पर ईयर, 12,000 चारों साल में 12,000। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट 10,000 पर ईयर, 10,000 पर ईयर। चलें, ये ईयरली इंफॉर्मेशन काफी है, यानी 1, 2, 3, 4 में नहीं, अब वैसे अलग से लिखवा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब ये ईयर 1, 2, 3, 4 नहीं है, खत्म हो गई बात, अब अलग से बात है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11%, 11%। और रेजिडुअल वैल्यू आरवी जब प्लांट को बेचेंगे एट एंड ऑफ लाइफ 15,000, 15,000। मुझसे रिक्वायर्ड है एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। चाय पी के निकालता हूं एनपीवी। चूंकि एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, तो हर एक की डिस्काउंटिंग करने की बजाय पहले हर टाइमलाइन पे कैश फ्लोज लिख लें। इसका तरीका ये होता है कि आप टाइमलाइन बना लें, अंग्रेजी की जगह छोड़कर टाइमलाइन बना लें, 0, 1, 2, 3, 4। और रीजन
इसकी बाद में, अभी पहले सवाल में बस कह रहा हूं तो कर लें। जो एसेट का कैश फ्लो है, एसेट का कैश फ्लो क्या है? एसेट खरीदने पे कैश आउटफ्लो होगा और बेचने पे इनफ्लो होगा। इसको आपने सबसे आखिर में लिखना है। उसके अलावा क्या क्या है? सेल्स है कितनी? 1.20, चले खैर। यार आज सारे ही फारिग हो रहे हो। या तो ये कल वाले ही हैं जी। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 60,000, 70,000। जो इनफ्लो है वो पॉजिटिव, जो आउटफ्लो है वो नेगेटिव। और है 90। जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट हैं वो रेलिवेंट है कितनी? 12,000। जबकि जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है वो रेलिवेंट नहीं है। ये भी फारिग है हैं? नहीं नहीं, वो भी फारिग ही था जो गिराया। तो एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है। अब लिखें प्लांट, 0 पे आउटफ्लो कितना? 1 लाख, और एंड पे बेचेंगे तो इनफ्लो। टाइमलाइन बनाएं, सारे कैश फ्लोज लिखें डिस्काउंटिंग से पहले। फिर हर टाइम लाइन पे जो जो कैश फ्लोज लिखे हैं वो चूंकि सेम टाइम लाइन पे हैं तो उनकी टोटलिंग हो सकती है, तो उनका नेट टोटल कर लें। 0 के ऊपर 100,000 आ गया नेगेटिव, इधर 48, 68, 88, इसको कर लिया ऐड, 113,000। अच्छा, अब इन पे एन्युटी डिस्काउंटिंग लग सकती है? नहीं नहीं, क्या सोच रहे हो? नहीं, जब कैश फ्लो ही सेम नहीं है तो एन्युटी डिस्काउंटिंग कैसे लगेगी? अब हमने इनकी डिस्काउंटिंग करनी है हर एक की अलग अलग। इसको कितने साल डिस्काउंट? 2, 3, 4, इन सबको अलग अलग डिस्काउंट करना है। इसके लिए जो फॉर्मेट है बेहतर है कि आप वही चला लें, वो ये कि डिस्काउंट फैक्टर, क्या डिस्काउंट रेट है? 11%। तो 11% के डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर इसको कहते हैं, बल्कि आपने कल देखी तो है वीडियो, 1+, इसको डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। तो डिस्काउंट रेट 11% है और पावर 0 रखेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 + 11%, पावर -1 रखेंगे तो आंसर 901। 1 + 11%, पावर -2 रखेंगे, 3 डेसिमल बहुत है। 1 + 11%, पावर -3 रखेंगे, 0.731। और 1 + 11%, पावर -4 रखेंगे, ये नजर आ रहा है ना? 1 + 11%, पावर -0, -1, -2, -3, -4। तो हर पॉइंट का डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। यहां का कितना आ गया? 0.658। और ये भी आप कल वाली वीडियो में देख चुके कि अब इनको अगर इनके डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, एक तो तरीका होता है ना कि आप फार्मूला लगाएं, जैसे मैंने 68,000 को 3 साल डिस्काउंट करना है तो 68,000 इंटू 1 + 11%, पावर -3, या फिर इसको अलहदा निकाल के, जैसे मैंने निकाल लिया 0.811, बल्कि पावर 2 था, और इसको अब 68 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो डिस्काउंट फैक्टर है ये आप लिख लें और हर एक कैश फ्लो को उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। ये आ जाएगा 1 लाख,
ये 43,200 55 150 6439 0 74360। अब ये सारी प्रेजेंट वैल्यूज हैं और इनमें पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। अब इनका अगर हम नेट टोटल कर देंगे तो वो जो आंसर होगा वो एनपीवी होगा। $137,100। ये एनपीवी का तरीका है कि आप सारे रेलेवेंट कैश फ्लोज टाइमलाइन पे प्लॉट करें और मैंने कहा एसेट वाली लाइन को आखिर में रखिएगा, फिर इन सब का नेट टोटल करें। जब हर पॉइंट का नेट टोटल आ जाए तो फिर उसके नीचे उसका डिस्काउंट फैक्टर लिखें। डिस्काउंट फैक्टर क्या है? ये डिस्काउंट फैक्टर है, ये 1 प्लस जो भी सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, पावर माइनस हर पॉइंट ऑफ टाइम को पावर रखते जाएं, डिस्काउंट फैक्टर आता जाएगा। हर कैश फ्लो को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आती जाएगी और इन सब प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल कर लें तो एनपीवी आ जाएगी। और अगर इसमें कहा जाए कि एडवाइस करें इन्वेस्ट करें कि ना करें तो फिर कर लें इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एनपीवी आ रही है। एक और लिखें सवाल। प्लांट की कॉस्ट 150,000 है, 150,000। रेजिडल वैल्यू 15,000 है, 15,000। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 4 साल है। सेल्स यूनिट्स में ईयर 1 में 5,000, ईयर 2 में 5,500, ईयर 3 में 6,500, जी 6500। रिपीट कर रहा हूं, ईयर 1 में 5,000, ईयर 2 में 5,500, ईयर 3 में 6,500 और ईयर 4 में 6,000, सिर्फ 6,000। 5,000, 5,500, 6,500, 6,000, ये मैंने यूनिट्स बताए हैं। अब उसके बाद ईयरली लिखने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही लिख लें। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 15 रुपए, 15। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट
4,000 पर ईयर। अच्छा, मैंने कल बता दिया था ना कि फिक्स कॉस्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट रेलिवेंट ही है, यानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर फिक्स कॉस्ट है तो वो रेलिवेंट है। हाँ, अगर कोई एलोकेटेड है या वैसे ही पता चल रहा है पढ़ के कि तो ऑलरेडी इनकर होती है तो फिर इरेलीवेंट है। कितनी बताई फिक्स कॉस्ट? 4,000 पर ईयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, 10%। एनपीवी आप लोग निकालें, एनपीवी कैलकुलेट करें, ये फॉर्मेट आपके सामने। एनपीवी कैलकुलेट करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% बताया मैंने, करें। इनका डाटा बचाएं समीर, पॉज कर दें। आप लोग पॉज करके कर... नहीं हो सकता ना करते करते एहसास हो जाए गलती का। हाँ जी, डन। अच्छा, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि सेल और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग लिखने की बजाय कंट्रीब्यूशन लिख दें, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 15 रुपए सेल प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6, तो कंट्रीब्यूशन 9 रुपए हो गया। होना तो दोनों ने यूनिट से मल्टीप्लाई किया ना, और सेल्स को इनफ्लो लिखना है और वेरिएबल कॉस्ट को आउटफ्लो लिखना है, तो आप दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय कंट्रीब्यूशन लिख लें, वो भी सही है, बस एक लाइन बच जाएगी। नहीं करना, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट अलग लिखनी है, अलग अलग लिख लें, तो दोनों बातें ठीक है जी। अलग अलग लिखी है कि नेट लिखा? चलो अलग बता दो, जिसने नेट किया उसकी भी टैली करा देता हूं जी। सेल्स है वेरिएबल कॉस्ट तो पहले साल की कंट्रीब्यूशन 45,000, 33, 49,500, 30, 58,500, 54,000। फिक्स कॉस्ट 4,000। प्लांट 150 और 15 150 41,000, 45,500, 54,500, 65,000। ठीक है, टोटल नहीं आ रहा सही? अच्छा, एनपीवी के, अच्छा यहां तक ठीक है। 10% डिस्काउंट फैक्टर है, 1 प्लस 10% पावर माइनस 0, ये 1 ही आएगा। 1 प्लस 10% पावर माइनस 1, ये 0.909 आएगा। 1 प्लस 10% पावर माइनस 2, ये 0.826 आएगा। फिर 0.751 आएगा, फिर 0.683 आएगा, यही आएगा, यही है। वो असल में एसीसी में ना हर सवाल में 10% ही होता था, तो लिख लिख के याद हो गया था। डेढ़ लाख, 37269,
37583 40930 44395 और इनकी एनपीवी कितनी आ गई 101 हाँ जी, कौन सी फिगर नहीं मैच कर रही? अच्छा, जिनको लगता है कि सर ये डिस्काउंट फैक्टर हम क्यों लिख रहे हैं, क्यों ना हर फिगर को इंडिविजुअली वो फार्मूला लगा के डिस्काउंट कर लें, करना है तो कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, जिनको लगता है कि नहीं ठीक है सर डिस्काउंट फैक्टर ठीक है, ऐसे ठीक है, तो कर लें ऐसे। और एक शॉर्टकट बता देता हूं, डिस्काउंट फैक्टर का शॉर्टकट बता रहा हूं, इसमें फिर आपको एक पावर शावर लेनी नहीं पड़ेगी। वन प्लस क्या है ये इंटरेस्ट रेट, इस सवाल में कितना है, तो 1 + 10% कितना हो जाएगा 1.1। पिछले सवाल में क्या था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो 1 + 11% क्या हो जाएगा 1.11। अब आपको शॉर्टकट बता रहा हूं डिस्काउंट फैक्टर निकालने का, लेकिन हौसले के साथ, जज्बाती नहीं होना, हौसले के साथ। कैलकुलेटर पे मेरे साथ साथ चलिएगा, कैलकुलेटर पे लिखें 1 लिख लिया, इक्वल दबाने, हो गया। अब डिवाइडेड बाय दबाएं, ये क्या बनेगा अंदर, इस सवाल में 1.1, पिछले सवाल में 1.11, तो इस सवाल की बात करते हैं, चलिए 1.1 तो डिवाइडेड बाय 1.1, बस अब इक्वल दबाते जाएं, इक्वल दबाते जाएं, हर साल का फैक्टर, हर इक्वल पे अगले साल का फैक्टर आता जाएगा। ठीक है, 3 डेसिमल तक उठाते जाएं, उसमें से 1 प्रेस करें, इक्वल प्रेस करें, डिवाइडेड बाय और 1 प्लस जो भी डिस्काउंट रेट है, और बस फिर आगे इक्वल दबाते जाएं, इक्वल 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 इक्वल, जितने इक्वल दबाते जाएंगे उतने साल का फैक्टर आता जाएगा। ये है एनपीवी का बेसिक सा तरीका। अब इस एनपीवी में मुश्किलें डालते हैं। जी, यहां तक कोई मुश्किल? नहीं। अब मैं डालने लगा हूं एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स कह लें, कॉम्प्लिकेशंस कह लें, इन डीसीएफ क्वेश्चंस। हम डीसीएफ पढ़ रहे हैं ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स पढ़ रहे हैं हम, यानी एनपीवी आईआरआर। पढ़ा मैं आपको बेशक अभी एनपीवी रहा हूं, लेकिन एनपीवी और आईआरआर ये दोनों मिला के डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कहलाते हैं। तो इन दोनों यानी एनपीवी और आईआरआर के क्वेश्चंस में क्या क्या अब हम एडजस्टमेंट्स, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस करेंगे, तो उनमें से मैंने आपको 3 पढ़ानी है। एक है टैक्स, एक है इन्फ्लेशन और एक है वर्किंग कैपिटल। टैक्स, इन्फ्लेशन और वर्किंग कैपिटल एक एक करके पढ़ाता हूं।
टैक्स का हमारे सवाल से क्या ताल्लुक है? जब हम कोई नई फैक्ट्री लगाएंगे या एग्जिस्टिंग में भी अगर नया प्लांट सेटअप करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे प्रोडक्शन होगी, हमारा बिजनेस और कमाएगा तो टैक्स भी पड़ेगा। तो इस पे टैक्स लगना रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट है? कि जी टैक्स तो लगता ही लगता है। ये एडिशनल टैक्स है ना। टैक्स तो बिजनेस पे लगना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से बिजनेस और प्रॉफिट कमाएगा और टैक्स लगेगा। तो इस प्रोजेक्ट के रेलिवेंट कैश फ्लोज के हिसाब से अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो भी रेलिवेंट ही होगा। तो टैक्स हमारा एक आउटफ्लो होगा। नॉर्मली टैक्स पेमेंट ही होगी, टैक्स मोस्टली पेमेंट ही होगी, तो ये एक आउटफ्लो होगा। लेकिन हो सकता है किसी सवाल में टैक्स की सेविंग आ जाए, वो जब किसी सवाल में आएगी तो बताऊंगा। वो हमारे लिए एक इनफ्लो होगा। किसी सवाल में टैक्स की सेविंग भी आ सकती है, वो हमारे लिए एक इनफ्लो होगा। अब रहा मसला कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है। टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस कराता हूं। और दो तीन तरीके हैं, दो तीन प्रेजेंटेशन हैं। इनमें से एक जो आप सवालों में ज्यादा इस्तेमाल कर लिया करेंगे वो बता देता हूं। फिर उसके अलावा एक और तरीका बताऊंगा, वो परफेक्ट तरीका है। जो दूसरा बताऊंगा वो परफेक्ट है, और पहला सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको अक्सर सवालों के सॉल्यूशन वैसे मिलेंगे। वरना आप अगर चाहें और आपको दूसरा तरीका करने के बाद लगे कि नहीं यही किया करेंगे, तो आप उस तरीके को हमेशा के लिए इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। पहला वाला सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सॉल्यूशन सवालों के नजर आएंगे, तो उनमें से अक्सर उस तरीके से सॉल्व हुए होते हैं जो मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा। और चलो एक वैरायटी के तौर पे ही सही पहला तरीका भी समझ लें। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो परफेक्ट है। पहला तरीका बाज जगहों पर जाके फ्लॉप हो जाएगा, वो तरीका नहीं लग सकेगा, तो फिर हमें मजबूरन दूसरे तरीके पे तो आना ही पड़ेगा। तो अगर आप दूसरे तरीके को ही हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लें तो बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसी नॉलेज के इजाफे के लिए मैं आपको पहला तरीका भी बता रहा हूं। दूसरा, इस सवाल के अंदर एक वैरायटी होती है डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे, एक वैरायटी होती है रिड्यूसिंग बैलेंस पे, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर इसके अलावा एक वैरायटी ये हो सकती है कि टैक्स की पेमेंट होगी कब। हो सकता है जिस साल में हम कैश कमा रहे हैं उसी साल में टैक्स दे भी रहे हैं, और हो भी सकता है कि टैक्स उससे अगले साल दे रहे हो। तो ये सारी वैरायटियां, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, टैक्स पेमेंट सेम ईयर, टैक्स पेमेंट नेक्स्ट ईयर, ये सारी वैरायटियां आपको प्रैक्टिस से कराता हूं। तो इसको सीखना सवालों के साथ ही, इसमें मैंने कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताना था, बस इतना बताना था कि जो टैक्स पे करना होगा वो आउटफ्लो होगा और जो टैक्स सेव हो रहा होगा वो इनफ्लो होगा। बस इसमें बताने वाली बात यही थी। अब आपको सवालों से ही सिखाता हूं। लिखिए सवाल। कॉस्ट ऑफ एसेट, $80,000, 80,000। लाइफ 4 साल, रेजिडुअल वैल्यू 12,000, 12,000। लाइफ बता दी। सेल्स ईयर 1 में 40,000,
ईयर 2 में 45,000 रुपीज हैं, ये रुपीज। ईयर 3 में 50,000। ईयर 4 में 55,000। वेरिएबल कॉस्ट ईयर 1 में 16, बल्कि वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ सेल्स, 40% ऑफ सेल्स। फिक्स कॉस्ट 2000 पर ईयर, 2000 पर ईयर। टैक्स रेट 30%, 30। कैपिटल अलाउंस, कैपिटल अलाउंस कहते हैं टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन को, कैपिटल अलाउंस टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन को कहते हैं। स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 4 इयर्स, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे ओवर 4 इयर्स। टैक्स में वैसे होता नहीं है स्ट्रेट लाइन, लेकिन सवाल में आसानी के लिए हो सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8%, 8%। रिक्वायर्ड है मुझसे एनपीवी, कैलकुलेट एनपीवी इफ। अब इफ के बाद पार्ट ए, टैक्स इज पेएबल इन सेम ईयर, और पार्ट बी, टैक्स इज पेएबल इन नेक्स्ट ईयर। जीरो, 1, 2, 3, 4। सेल्स कितनी? 40,000, 45,000, 50,000 और 55,000। और यहां पर भी आप ऐसा कर सकते थे कि चूंकि वेरिएबल कॉस्ट 40% थी, यानी कंट्रीब्यूशन 60% थी, तो आप इन दोनों लाइनों की जगह बस कंट्रीब्यूशन लिख देते, वो भी सही है। 16,000, 18,000, 20,000 और 22,000। फिक्स कॉस्ट 2,000 पर ईयर। क्या जी? जी जी बिल्कुल, सवाल में आपने प्लांट वाली लाइन सबसे एंड पे लिखनी है। ये जो इस वक्त सामने लिखा हुआ है, ये इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीजें ही है ना। सेल्स इनकम है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एक्सपेंसेस हैं। तो अगर मैं इनका नेट टोटल कर लूं तो ये प्रॉफिट ही होगा। लेकिन एक चीज और है जो अभी नहीं लिखी हुई, डेप्रिसिएशन है, वो एक्सपेंस तो लिखा क्यों नहीं है? लिख देता मैं यहां, डेप्रिसिएशन लिख दूं, लिख दूं डेप्रिसिएशन है, क्यों नहीं?
डेप्रिसिएशन को मैं यहां क्यों ना लिखूं, इधर देखो, क्यों ना लिखूं डेप्रिसिएशन को? डेप्रिसिएशन कैश फ्लो नहीं है, लेकिन अगर मैं इनका टोटल कर लूं तो फिर वो सही प्रॉफिट भी नहीं होगा। टैक्स किस पे लगना है, कैश फ्लोज पे कि प्रॉफिट पे? टैक्स प्रॉफिट पे लगना है। तो अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो वो सही प्रॉफिट नहीं होगा। क्या खामी रह जाएगी उसमें, क्यों सही प्रॉफिट नहीं होगा वो? क्योंकि उसमें से भी डिडक्शन माइनस नहीं की होगी। चलो कर देते हैं माइनस, कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन लिख देते हैं यहां। स्ट्रेट लाइन बेसिस है, कॉस्ट माइनस आरवी ओवर यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस आरवी ओवर यूजफुल लाइफ 17,000। अब टोटल करूंगा, नहीं प्लान नहीं लिखना अभी, अब टोटल करूंगा तो अब प्रॉफिट होगा, अब होगा प्रॉफिट। हम्म, 5,000 पॉजिटिव। क्यों? अब ये प्रॉफिट है तो अब हम इस पे टैक्स लगा देते हैं, टैक्स 30%। ये मैं पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं, पार्ट ए लगाएं 30%, 1500, 2400, 3300 और 4200। एक लाइन छोड़ी है मैंने भी, प्लांट कितना है प्लांट? 80,000 यहां और 12,000 यहां। ये जो 12,000 है इस पे टैक्स लगना चाहिए, रेजिडुअल वैल्यू पे टैक्स लगेगा। फिर टैक्स किस पे लगता है? जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होगा। तो अभी तो हम सब अंदाजा ही लगा रहे हैं ना, अभी हमारे अंदाजे के मुताबिक ये 12,000 का ही बिकेगा और 4 साल 17 17 17 17 डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई होगी, देख लो। रेजिडुअल वैल्यू बच गई। अभी तो हमारा अंदाजा ही है ना, अभी तो एक्चुअली नहीं हुआ। तो जब इतने का बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट लॉस होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए टैक्स का यहां पर कोई मामला नहीं किया। अगर मैं एसेट वाली लाइन को ऊपर लिख देता, मैंने कहा ना सबसे आखिर में लिखें, अगर ऊपर लिख देता तो क्या नुकसान होता? मैं इधर ऊपर ही लिख देता प्लांट की लाइन को, तो आप जज्बाती होके इसका भी टोटल लेते और उस पर भी 30% लगा देते। तो इस पे नहीं लगाना 30%, इसलिए एसेट वाली लाइन को सबसे आखिर में रखना है। अगर मैं अभी इन सब का टोटल कर दूं एनपीवी निकालने के लिए, तो क्या जो नेट रिजल्ट आएगा वो कैश फ्लोज होंगे? क्यों? डेप्रिसिएशन भी माइनस में भी है, डेप्रिसिएशन कैश फ्लो तो नहीं है ना, तो माइनस होना गलत है, फिर ऐड बैक कर दें। तो जब ऐड बैक ही करना था तो लेस क्यों किया था? है टैक्स निकालने के लिए हमने इसमें से लेस किया, प्रॉफिट आ गया, उस पर टैक्स लगा लिया, बस इसका मकसद खत्म हो गया। अब वापस ऐड बैक कर दें। जैसे वो चाय के कप में ना वो टी बैग डालते ना, डाल लिया, रंग निकल आया, वापस निकाल लिया।
तो डेप्रिसिएशन डाली, रंग निकल आया, वापस निकाल ली, है रंग ही होता है और क्या। टी बैग की चाय कुछ चाय होती है यार। नहीं नहीं, वो तो मजाक ड्रामेबाजी होती है। बीस 500, 22 600, 700। अच्छा, ये 38, ये ज़बानी कैलकुलेशन ज़रूर किया करें, ज़रूर अपने ना दिमाग को एक्सरसाइज कराया करें। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप कैलकुलेशन अपने दिमाग से किया करें, लेकिन कैलकुलेटर से रीचेक भी किया करें, क्योंकि आप अपने दिमाग पे भरोसा करके पेपर में रिस्क नहीं ले सकते। तो आप कैलकुलेशन ज़रूर दिमाग से किया करें और कैलकुलेटर पे रीचेक ज़रूर किया करें। डिस्काउंट रेट कितना है? 8%। तो बताइए फैक्टर उसका। 1, .857। करें इनको मल्टीप्लाई और एनपीवी निकालें। अठारह 983 है। नहीं दिखाएंगे तो सारा कुछ कैलकुलेटर के ऊपर ही करेंगे ना, या ज़बानी याद रखेंगे? सारा कुछ कैलकुलेटर पे करेंगे ना। तो जब आप कैलकुलेटर पे इतना कुछ रखते हैं ना, तो वो आप सारा कुछ आपकी स्क्रीन पे तो नहीं रहता, इधर उधर हो जाता है, तो आप उसमें कुछ गलती कर जाएंगे और आप उसको देख भी नहीं सकेंगे। छोटी छोटी कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो आप एक बार कैलकुलेटर पे नजर मार के देख सकते हैं कि क्या किया मैंने। बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर वो नजर से ओझल हो जाएगी, तो उसमें फिर गलती के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने। एक सवाल ये था कि ये क्या अलग अलग करके दिखाना है या इसको दिखाए बगैर इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लें और सीधी एनपीवी निकाल लें? कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने एक बार कैश फ्लोज निकाल दिए, डिस्काउंट फैक्टर एग्जामिनर को बता दिया कि हम ये करने लगे, उसके बाद इस लाइन को अलग कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कैलकुलेट तो करना ही है ना। आंसर आप सिर्फ सूंघ के तो नहीं निकाल सकते, आपको करना तो पड़ेगा। तो करने के लिए सारा कुछ कैलकुलेट करने, या तो ये पूरी लाइन कैलकुलेटर के ऊपर लिखें। जब कैलकुलेटर के ऊपर इतनी बड़ी लाइन लिखेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सारी नजर तो नहीं आ रही होगी, तो उसको गलती और रीचेक करने का चांस बहुत कम है। रीचेक का चांस बहुत कम है, गलती का चांस ज्यादा है। तो इसलिए बेहतर है कि आप छोटी छोटी कैलकुलेशंस करके यहां लिख दें। 19368, 19612, 28518 और एनपी भी आ जाएगी। सिक्स 4
पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसमें टैक्स का जो तरीका आपको सिखाया अभी, पहला कैश फ्लोज लिखें एसेट वाली लाइन के अलावा, उनको लिखने के बाद डेप्रिसिएशन वो भी लेस कर दें, फिर जो आंसर निकलेगा वो प्रॉफिट होगा, उस पर टैक्स लगा लें और वो जो डेप्रिसिएशन लेस की थी वो वापस ऐड बैक कर दें, और उसके बाद एसेट वाली लाइन और फिर एनपीवी। टैक्स का ये वाला तरीका परफेक्ट नहीं है, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें ये तरीका आप लगाएंगे तो सही नहीं होगा। आसान इसलिए है क्योंकि एक फ्लो में चल रहा है, दूसरा तरीका यह है कि फ्लो यहां रोक के एक अलग वर्किंग करके टैक्स निकालना पड़ता है, फिर टैक्स लाकर यहां लिखना पड़ता है, लेकिन वो तरीका परफेक्ट है। परफेक्ट तो खैर आप 2+2 में भी गलती कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो तरीका हर सवाल में चल जाएगा, ये वाला तरीका हर सवाल में नहीं चलेगा। तो मैंने आपको एक दफा बता दिया है, अगले एक सवाल में चलें दोबारा इस्तेमाल कर लूंगा, अदरवाइज मैं रिकमेंड वो दूसरा तरीका ही करूंगा, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस बहुत कम है, इसमें गलती के चांसेस ज्यादा हैं। एक तो गलती का चांस क्या कि आप हमेशा इसी को फॉलो कर जाएंगे, और जिस सिनेरियो में ये तरीका फ्लॉप है, नहीं चलता, आप उसमें भी इसी को लगा जाएंगे, आप ध्यान नहीं रख पाएंगे। फिर एक और गलती होगी, तो अभी अगले ही सवाल में बताता हूं, उस गलती का मैं इससे अगले सवाल में ही बता देता हूं कि क्या गलती करेंगे आप। हैं? नहीं बता दो। चलो इशारा दे दो, मैं समझ जाऊं। इसको जल्दी से नोट करें, और मैं पार्ट बी कर रहा हूं और आप तो पार्ट बी दोबारा ही करेंगे, मैं एक तरीके से कर लूंगा लेकिन आप तो दोबारा ही करेंगे। नोटेड। पार्ट बी, पार्ट बी में क्या कहा है? अच्छा, अब जब टैक्स नेक्स्ट ईयर है
तो जो चौथे साल का टैक्स होगा वो कब पे होगा? तो फिर आपको अपने टाइम लाइन में 5 तक बनाना पड़ेगा। आप दोबारा ही बनाएंगे, यहां तक तो ऐसे ही रहेगा, बस फर्क ये पड़ेगा कि जो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे 5,000 के ऊपर 30% लगाएं तो बनेगा 1,500, लेकिन वो पे कब होगा? अगले साल। तो उसको आप यहां लिखने की बजाय यहां लिखेंगे 1,500, इसका 2,400 यहां आएगा, इसका 3,300 यहां आएगा और इसका 4,200 यहां आएगा। डेप्रिसिएशन लेस और ऐड ऐसी रहेगी, ये भी आगे खिसक जाएगी है, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, या आखिरी कॉलम में ले जाए आरबी? वो तो आखिरी कॉलम में आती होती है। अच्छा, आखिरी कॉलम में नहीं आती, एंड ऑफ लाइफ पे आती है। तो अब आप लोग जब इनके टोटल्स करेंगे तो वो टोटल्स हो जाएंगे चेंज। यार आप क्या कर लेते हैं? क्यों? टोटल्स देखें क्या बनेंगे। 22,000, चलो मैं कर देता हूँ। आखिरी फैक्टर क्या नहीं है? ये फर्क पड़ेगा सवाल, सारे कैश फ्लोज वैसे ही, बस टैक्स एक साल आगे मूव कर जाएगा। कर लें पार्ट बी को नोट। कहां पर नाम इसका लिख लें? ठीक, सही। एक सवाल में तो दोनों पार्ट्स नहीं होंगे ना, ये तो मैंने वैसे आपको 2 वैरायटियां सिखानी थी इसलिए ऐसा किया है।
हैं? अगले सवाल में कहा था, नहीं नहीं अगले में कहा था। नहीं नहीं, मैं ये बता रहा था कि इस मेथड में क्या गलती करेंगे आप, डेप्रिसिएशन लेस और ऐड वाले में, ये कह रहा था। तो वो अगले सवाल में ही बता सकूंगा, उसके अलावा नहीं। हाँ भाई, कितनी देर लगेगी? अच्छा, इस तरीके में आपको मैंने इस सवाल में एक तो टैक्स कैलकुलेशन का एक तरीका सिखा दिया, डेप्रिसिएशन लेस और एड बैक, और टैक्स अगर सेम ईयर है या टैक्स अगर नेक्स्ट ईयर है। अब ये टैक्स सेम ईयर और नेक्स्ट ईयर में से आसान कौन सा है? टैक्स सेम ईयर है या नेक्स्ट ईयर है? आसान सेम ईयर है ना, एक कॉलम बच जाएगा। तो अगर नहीं बताया कि टैक्स की पेमेंट सेम ईयर है कि नेक्स्ट ईयर है, तो फिर सेम ईयर है, आसानी अज्यूम करें। तो मैं अब टैक्स की पेमेंट सेम ईयर नेक्स्ट ईयर ये आगे दोबारा किसी सवाल में नहीं ला रहा, ये बस एक दफा बता दिए बहुत है। अगला सवाल लिखें। ये समीर कितने बजे शुरू की थी क्लास? 8:52।
ठीक है, एक सवाल और लिखें। अब इस सवाल में मैं आपको डेप्रिसिएशन का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कराने लगा। कॉस्ट ऑफ एसेट $80,000, रेजिडुअल वैल्यू 12,000, लाइफ 3 साल, सेल्स यूनिट्स में ईयर 1 में 4200, ईयर 2 में 4500 और ईयर 3 में 5500। सेल प्राइस 20 रुपए पर यूनिट, ₹20 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपए, ₹9 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 8,000 रुपए पर ईयर। टैक्स रेट 30%। टैक्स डेप्रिसिएशन यानी कैपिटल अलाउंस 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, 12%। मुझसे रिक्वायर्ड है एनपीवी। क्या जी? कंट्रीब्यूशन से कर लेते हैं यार।
कंट्रीब्यूशन से कर लेते हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन से अब मैं आपको मजीद गाइड करता हूं कि हम पेपर में किस तरह से सॉल्व करें। हम एग्जामिनर को बताएंगे और अपने लिए भी बेहतर है कि अगर यूनिट्स ऊपर लिख लें, खुद भी फायदा है, बार बार सवाल में नहीं देखना पड़ेगा, तो आप ऊपर यूनिट्स भी लिख लें। यूनिट्स से फायदा यह है कि बार बार सवाल में नहीं देखना पड़ता। ईयर 1 में कितने यूनिट्स हैं? 4200, 4500 और 5500। ये रुपीस नहीं है, ये यूनिट्स है, तो ये टोटल में नहीं ले आना। अब हम एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है? 11 रुपए ना, तो हम कह देते हैं कि 11 रुपए इंटू यूनिट्स, बस। कितना? 46 200, 46 200, 49 500, कितना? 60 500। फिक्स कॉस्ट 8000 पर ईयर। डेप्रिसिएशन वर्किंग 1। डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, वो तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे नहीं होगा। डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूं। एसेट की कॉस्ट कितनी? 80,000। पहले साल की डेप्रिसिएशन, इसका 25%, 20,000, बाकी रह गया 60। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, इसका 25%, 15,000, बाकी रह गया 45। तीसरे साल की डेप्रिसिएशन, इसका 25%, डबल 3750। जब 3 साल गुजर जाएंगे, गुजर गए हैं नहीं, अभी तो हम सब प्लान कर रहे हैं। जब 3 साल गुजर जाएंगे तो हमारा क्या अंदाजा है कितने का बिकेगा एसेट? नहीं, आरवी का बिकेगा ना, 12,000। तो इतनी बुक वैल्यू वाला एसेट जब इतने का बिकेगा तो तीसरे साल ही लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। कितना? 21। प्रॉफिट भी हो सकता था, प्रॉफिट भी हो सकता था। तो पहले में 20,000, दूसरे में 15,000 और तीसरे में। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि ये दो लाइनें अलग अलग लिख लें। एक के 750। और आप ये भी कर सकते हैं कि हैं तो दोनों तीसरे साल ना, तो डेप्रिसिएशन स्लैश लॉस इनको इकट्ठा कर दें। अब इनका करें नेट टोटल। तीसरे साल की ऑप्शन कैसे निकाली? 25% बैलेंस करने का। बुक वैल्यू निकलती है 80,000 इंटू 0.75 पावर Q3। तीसरे साल के एंड की बुक वैल्यू निकलेगी। यानी आप ऐसा करेंगे तो आपका 33,750 आंसर आएगा।
हाँ जी, देखिए इसका नेट करें। अठारह दो सौ, 26,500, 19,500। इस पे लगा दें टैक्स 30%। 5460, 7950, 5850। और ये जो लेस किया था ये ऐड बैक कर दें, 20,000, 15,000 और 11,250। अच्छा, इस तरीके में जो मैं गलती बता रहा था करेंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड करना भूल जाएंगे, ये भी ऐड बैक करना है। अच्छा, अगर यहां पर लॉस ऑन डिस्पोजल की बजाय प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आया होता तो यहां ऐड करते और नीचे लेस करते। तो इस तरीके में, यानी ये वाला तरीका जिसमें डिडक्शन लेस करके और फिर ऐड बैक करनी है, ये जो पहला तरीका बताया इसमें गलती का चांस ये लाइन ऐड बैक करना भूल जाएंगे आप, तो इसलिए काफी है। वैसे मैं मिला जुला के दोनों तरीके इस्तेमाल कर लिया करूंगा, लेकिन जो परफेक्ट तरीका है वो दूसरा वाला है, वो कल सिखाऊंगा। और आखिर में प्लांट की लाइन कितनी, 80,000 और 12,000। चलो जी, ठीक है, निकाल ही लेंगे। कुछ याद है आखिर कॉस्ट में मैंने कल का एंड किया था? नमाज वाली बात कि मुख्तसर कर देते थे। अफू दरगुजर यानी माफ करना। कुरान पाक में इरशाद है, और अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमानों और जमीन के बराबर है, और जो मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। मुत्तकी, अब वो मुत्तकी कौन है? वो लोग जो खुशहाली और तंगी में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ करने वाले हैं, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है।
पसंद करता है नहीं, मोहब्बत करता है। ये आयत दोबारा सुन लें। और अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमानों और जमीन के बराबर है, और जो मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। वो लोग जो खुशहाली और तंगी में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ करने वाले हैं, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत रखता है। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।